एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, वैसे तो सन 2022 सुप्रीम कोर्ट के लिए कई मायने में बहुत महत्व रखता है, जहां एक तरफ कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, चाहे कर्नाटक का हिजाब विवाद हो या गुजरात दंगों से संबंधित पिछले 20 सालों से जो कई केसेस पेंडिंग थे, उन सारे केसों को खत्म करने के आदेश हों। इन मामलों में जहां एक तरफ फैसले सुनाए गए, वहीं दूसरी तरफ जो कई राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामले थे, चाहे आर्टिकल 370 का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, इन मामलों में सुनवाई नहीं हो पाई। इसी साल सन 2022 में ही नोटबंदी को चैलेंज करने वाली याचिकाओं में भी सुनवाई की गई और अभी 2 जनवरी 2023 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी दिया जाएगा। दोस्तों, इन तमाम महत्वपूर्ण मामलों में से कुछ मामले जो कि क्रिमिनल केसेस से संबंधित हैं, 1-2 मामले सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं, ज़्यादातर मामले क्रिमिनल केसेस से संबंधित हैं। तो करीब 8-10 महत्वपूर्ण मामलों को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस का सिलेक्शन किया है, उनकी हेडलाइंस, केस क्या था, केस के फैक्ट क्या थे, इसके बारे में तो डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन ब्रीफ में आज के वीडियो में देखेंगे कि वो मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किस तरीके का जजमेंट पारित किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सन 2022 की शुरुआत में ही 6 फरवरी 2022 को एक केस था राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। CRA नंबर था 339 और 340/2014। इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ के द्वारा की गई और गवाहों की परीक्षा और जिरह के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। अक्सर ये कहा जाता है कि जो मुकदमे सालों साल तक चलते हैं, उसका एक कारण यह भी होता है कि अधिवक्ताओं के द्वारा जिरह समय से पूरी नहीं की जाती है। वैसे तो कई सालों में गवाह आता है, अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल में एक गवाह आया, उसके बयान हुए, तो फिर उससे जिरह नहीं की जाती। एक तारीख में जिरह के लिए कई तारीखें ली जाती हैं, एडजॉर्नमेंट दिया जाता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले तो निजी गवाहों की गवाही करेंगे, इसके बाद सरकारी गवाहों की गवाही करेंगे और जिस दिन उनकी मुख्य परीक्षा पूरी होगी, कोशिश की जाएगी कि उसी दिन उनसे जिरह भी कर ली जाए। दोस्तों, यह इसी के साथ साथ जो दूसरा एक महत्वपूर्ण केस था, वह महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। हाँ दोस्तों, एक कानून बना था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें 2021 में अमेंडमेंट किया गया। इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक कैटेगरी दी हुई है, लिस्ट दी हुई है उन तमाम महिलाओं की जिन महिलाओं को कानूनी रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो अपने 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपनी मर्जी से गर्भपात करा सकती हैं। लेकिन इस सूची में वो महिलाएं शामिल नहीं हैं जो किसी के साथ लिव इन में रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो आज चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पर्दीवाला की बेंच ने कहा कि इस तरीके का कानूनी प्रावधान यह महिलाओं के साथ भेदभाव है और असंवैधानिक है। और यह कहते हुए वो महिलाएं जो अविवाहित हैं और किसी के साथ लिव इन में रहती हैं और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको भी अधिकार दिया गया कि वह भी अपनी मर्जी से 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को एबॉर्ट करा सकती हैं। तो साथियों, यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट और आपको मैं यह भी बता दूं कि यह जजमेंट जिस दिन दिया गया, यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस का दिन था। हाँ दोस्तों, और जब फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट में वहां न्यायालय के अंदर मौजूद एडवोकेट्स के द्वारा चीफ जस्टिस महोदय को यह याद दिलाया गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस है, तो चीफ जस्टिस महोदय ने खुशी जाहिर की और उन वकीलों का धन्यवाद भी किया। साथियों, आज का जो तीसरा केस है वह भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई समूह हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो,
अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वो किसी तरीके से सड़क पे आकर के आवाज़ उठाते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, तो सरकारों के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको अंदर कर दिया जाता था। अभी भी कई नौजवान देश के अंदर ऐसे हैं जो राजद्रोह के मुकदमों में जेलों में सड़ रहे हैं। उसके लिए इंडियन पेनल कोड की धारा थी सेक्शन 124A 124A सेडिशन की धारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 160 साल पुराने कानून को तब तक स्थगित रखें जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनः विचार ना करे, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। आगे अब इस धारा में किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और यह भी कहा गया कि जो लोग पहले से जेलों में बंद हैं 124A IPC में, वह लोग अपनी जमानत के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह केस था दोस्तों SG वोम्बेटकेरे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो रेट पिटीशन नंबर था 682/2021। तो यह एक तीसरा महत्वपूर्ण केस था साथियों। और आज का जो चौथा केस है, चौथा केस डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं साथियों। वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है वो एक्ट में दी हुई है कि कोई पीड़ित महिला किसी के साथ रह रही हो या रह चुकी हो तो उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने कई मुकदमों में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को समय समय पर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अभी मई 2022 में प्रभा त्यागी वर्सेज कमलेश देवी की केस में CRA नंबर 511/2022 12 मई 22 को इसका जजमेंट दिया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है एक साथ रहना, यानी संयुक्त परिवार में रहना। और संयुक्त परिवार में रहने का मतलब वो संयुक्त परिवार नहीं है जो संयुक्त हिंदू फैमिली से संबंधित कानून है, यानी जो हिंदू लॉ के तहत जो संयुक्त परिवार माना जाता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वो संयुक्त परिवार का अर्थ नहीं है। इसका मतलब साफ है, उन्होंने कहा कि एक स्थायी संबंध होना चाहिए पीड़ित के साथ उस व्यक्ति का, और वो किसी भी समय साथ में उसके रह चुके हों। यह जरूरी नहीं है कि जिस समय महिला के द्वारा, पीड़ित महिला के द्वारा आवेदन किया गया हो घरेलू हिंसा के मुकदमे के लिए और जिनके खिलाफ कोई रिलीफ मांगी गई हो उस समय वो उनके साथ रह रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन करते समय घरेलू संबंध हो, यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप आवेदन करते समय हो, यह भी जरूरी नहीं है। पीड़ित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रही हो जिनके खिलाफ राहत की मांग करते समय आरोप लगाए गए हों। यह एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक स्थायी संबंध होना जरूरी है। तो यह केस भी डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, जो पांचवा केस है आज का, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 319 से संबंधित है। हम जानते हैं कि सेक्शन 319 के अंतर्गत ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट को यह पावर होता है कि किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति को मुलजिम बनाकर तलब कर सकती है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का नाम FIR में था और चार्जशीट में हटा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को भी ट्रायल कोर्ट ट्रायल के दौरान अगर उसके खिलाफ सबूत आते हैं तो तलब किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नाम नहीं था किसी व्यक्ति का, लेकिन अगर ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ सबूत आते हैं और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाती है तो भी उसको तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनी मसलों को 319 से संबंधित हल किया और एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की, नंबर ऑफ गाइडलाइंस जारी की। उन गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यह केस था साथियों सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य, CRA नंबर था 885/2019। दोस्तों, यह 319 के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। सन 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से संबंधित एक और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। आप सभी ने सुना होगा, रेप के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था। जब पीड़ित का यानी प्रोसिक्यूटिक्स का, पीड़ित महिला हो या लड़की हो,
उसका जब मेडिकल किया जाता था तो वहाँ पर महिला डॉक्टर के द्वारा 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था। वजाइना में 2 फिंगर को इंसर्ट किया जाता था यह देखने के लिए कि 2 फिंगर ईजिली इंटर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और इस टेस्ट के अनुसार यह बताने की कोशिश की जाती थी कि वो महिला पहले से वर्जिन थी कि नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी और कोर्ट ने कहा कि यह जो 2 फिंगर टेस्ट है यह पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित है। हाँ दोस्तों, यह पुरुषवादी सोच पर आधारित है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह महिलाओं को फिर से और पुनः पीड़ित करता है। तो इस तरीके से झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ित महिलाओं के 2 फिंगर टेस्ट पे रोक लगाने का भी एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। साथियों, सन 2022 के जाते जाते अभी कुछ ही दिन पूर्व और भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एंटी करप्शन एक्ट में जो केस दर्ज होता था घूस मांगने का, रिश्वत मांगने का, उसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। दोस्तों, एक केस था नीरज दत्ता बनाम स्टेट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का मामला, रिश्वत मांगने का मामला चल रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि रिश्वत मांगने के डायरेक्ट सबूत हों उस लोक सेवक के खिलाफ। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर भी उस पब्लिक सर्वेंट को घूस मांगने के मामले में दंडित किया जा सकता है, कन्विक्शन किया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मामला उन तमाम लोक सेवकों के विरुद्ध जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रहते थे, जो रिश्वत मांगते थे, उन लोगों के खिलाफ पारित किया। इस जजमेंट के बाद से यह भी उम्मीद की जा रही है कि अब उन तमाम लोक सेवकों को जो कि करप्शन में इंडल्ग रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। और अंत में मैं ये फिर से आपको बता दूं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सन 2016 में मोदी सरकार ने जो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की थी, उस नोटबंदी में तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थीं, उन याचिकाओं की सुनवाई भी इसी साल हुई और ऑर्डर के लिए रिजर्व है। आने वाली 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले में भी अपना फैसला सुनाया जाएगा। तो साथियों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2022 में दिए गए। मैं समझता हूं कि ये जानकारियां आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी और आपके काम आएंगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। इससे पहले मैं यह जरूर कहूँगा कि आप सभी लोगों को नया वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय, टेक।